गुड मॉर्निंग मैम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नीतू जी स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप करके बता रहे हैं। ओके, थैंक यू नीतू जी। तो हम लास्ट जो हम थर्ड यूनिट हम शुरू की थी हमने, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम आते हैं त्रिदोष पे। तो जो त्रिदोष हैं ये सबको मालूम है कि योग आयुर्वेदिक के हिसाब से ये त्रिदोष कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष होते हैं जो ह्यूमन बॉडीज में पाए जाते हैं। और ऐसा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग ऐसा मानते हैं कि ये जो त्रिदोष है ये जब तक बैलेंस रहते हैं तब तक ह्यूमन बॉडी हेल्दी होती है। और जैसे ही ये त्रिदोष जो है, वॉइस प्रॉपर आ रही ना? थम्स अप करके एक बार बता। यस। ये त्रिदोष जैसे ही डिस्टर्ब होते हैं, मान लीजिए वात, पित्त, कफ, इनका जो एक बैलेंस रेशो होना चाहिए वो अगर चेंज होता है तो ह्यूमन बॉडी कोई ना कोई डिजीज उसको हो जाती है। तो उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि ये जो त्रिदोष होते हैं ये 3 माने जाते हैं। वात मतलब वायु और आकाश को मिला के वात बनता है। तो यहाँ पर पिक्चर में ये देखिए, ये जो वात है ये आकाश और वायु, ये दोनों जब मिलते हैं तो वात दोष को जन्म देते हैं। उसी तरह से पित्त जो है वो अग्नि और जल से बनता है। तो ये जो पित्त है ये अग्नि और जल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। और वहीं पर जो कफ होता है, कफ एक बार फिर से जल और अर्थ, इन दोनों को जब आपस में ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कफ दोष बनता है। तो इस तरह से ये जो अगर त्रिदोष को हम ध्यान से देखें तो त्रिदोष का भी बेस कहीं ना कहीं पंच तत्व है। अगर पंच तत्व में से कोई एक चीज भी बैलेंस नहीं रही, मान लीजिए वायु अनबैलेंस है, तो वायु अनबैलेंस होगी तो वो आकाश को अनबैलेंस करेगी और वो वात दोष को जन्म देंगे। तो जब हम योग में जाते हैं, जैसे आयुर्वेद में त्रिदोषों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है आयुर्वेद चिकित्सा में, लेकिन योग में यदि हम जाते हैं तो योग में त्रिदोषों से अधिक महत्व पंच तत्वों को दिया जाता है। क्योंकि योग का कहना ऐसा होता है कि यदि हम इन पंच तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं तो त्रिदोष ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो बेस है। तो वहां पर जितनी भी हर एक ह्यूमन बॉडी की जितनी भी फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज होती हैं उन सब का बेस पंच तत्व ही माना जाता है। अगर किसी में अग्नि तत्व की अधिकता है तो उसको बहुत अधिक क्रोध आएगा। किसी में यदि मान लीजिए जल तत्व की अधिकता है तो हो सकता है कि उसकी बॉडी हमेशा सर्दी या कफ से प्रभावित हो। तो इस तरह से जो योग थेरेपी में जब हम आते हैं तो वहां पर ये जो त्रिदोष हैं इनकी भी थेरेपी पंच तत्वों के द्वारा ही की जाती है कि उन पंच तत्वों को अपनी प्राकृतिक अवस्था में समन्वयित करना एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। और जब वो देखते हैं कि ये त्रिदोष असंतुलित हैं तो चूंकि इनका बेस पंच तत्व होते हैं तो वो उन तत्वों को, जैसे मान लीजिए किसी में वात के इससे क्या क्या बीमारी होती है, जैसे अर्थराइटिस में ऐसा माना जाता है कि वात प्रभावित है, वो वात दोष से प्रभावित है। तो वहां पर अगर हम व्यक्ति के आकाश और वायु तत्व को बैलेंस कर दें तो वात अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो बस आयुर्वेद और योग में यही अंतर आ जाता है दोनों के में कि आयुर्वेद चिकित्सा दोषों को बैलेंस करती है और योग चिकित्सा उन दोषों के पीछे जो तत्व हैं उन्हें बैलेंस करके करते हैं। तो अब ये जो 3 दोष हैं ये वात, पित्त और कफ के नाम से होते हैं। अब जो वात है वो मूवमेंट है, एनर्जी ऑफ मूवमेंट, मतलब किसी भी चीज का मूव होना ये वायु और आकाश तत्व से मिलकर बनता है। और ये मूवमेंट हमारी बॉडी में ज्यादातर क्या होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है,
नर्वस सिस्टम में नर्व्स के इम्पल्स मूवमेंट होते हैं। हम बोलते हैं ना कि जैसे हमको ये हाथ को हिलाना है तो पहले यहाँ से एक मैसेज ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन से यहाँ तक आया, तो ये एक मूवमेंट है। और जितने भी थॉट प्रोसेस हैं जो कि हमारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे सपोज मान लो आपको बहुत जोर से प्यास लगी है तो आप डायरेक्ट पानी नहीं पी लेते हैं, पहले आपके मन में एक थॉट क्रिएट होता है कि मुझे प्यास लगी है। अब प्यास लगी तो उसका सोल्यूशन क्या ढूंढेगा थॉट? पानी पीना, है ना। तो जब वो पानी पीना सोल्यूशन ढूंढता है तब आप उठते हैं, पानी की तलाश करते हैं, जहां भी पानी रखा होता है वहां से पानी लेते हैं और पीते हैं। तो इट मीन्स आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है उनका फाउंडेशन या उनकी नींव क्या है? कोई ना कोई थॉट होता है। कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी सोचें जिसमें आपको बिना थॉट के आप कर लेते हैं, कोई भी नहीं होगी। आप जब सुबह उठते हैं तो आप पहले थॉट आता है कि ब्रश कर लिया जाए, है ना। या मान लीजिए आप जल्दी उठ के गर्म पानी पीते हैं तो वो थॉट आता है। ये जब आपको भूख लगती है तो अंदर से एक डिजायर, एक थॉट होता है कि भूख लगी है। तो जितनी भी एक्टिविटी होती है तो हर एक फिजिकल एक्टिविटी की एक बेस या नींव क्या है? कोई ना कोई थॉट होता है। तो ये जो समन्वय है, इन दोनों का रेगुलेशन है, या इन जो थॉट प्रोसेस को रेगुलेट भी किसके द्वारा होता है? वात के द्वारा, मतलब आकाश और वायु के द्वारा। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पित्त। तो ये है ये एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब एनर्जी को ये तो आप लोग ने सभी ने, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन आप लोगों ने सभी को जानकारी होगी कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से किसी भी तरह की एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक एनर्जी है तो उसको हम इलेक्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। या इलेक्ट्रिक है तो उसको हम साउंड वेव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोचें कि उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो पॉसिबल है क्या? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए तो ये जो पित्त है, ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे जो पित्त है वो किस किस से मिलके बनता है? अग्नि, फायर और वाटर, मतलब अग्नि और जल। तो जहां भी हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वहां सब क्या काम करेगा? पित्त करेगा। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फूड को डाइजेशन से एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना। तो ये सारे जो प्रोसीजर हैं वो कौन करेगा? पित्त करेगा। या अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो भी पित्त के द्वारा हो रही है। देखिए, आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम, शायद नाम सुना होगा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का नाम सुना है आप लोग ने कभी? थम्स अप करके बताएं यदि सुना है तो। नहीं सुना। लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक बेस है हर चीज का, ठीक है। कि ऐसा जो क्वांटम फिजिक्स है वो ये मानता है कि हर चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसका लास्ट यूनिट जो है वो वाइब्रेशन पर ही है, डिपेंड है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन ह्यूमन लाइफ में भी बहुत बहुत मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करता है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेरे वोकल कार्ड जो है उनमें कुछ वाइब्रेशन हुआ और वो वाइब्रेशन बाहर आया। बाहर आके उसने क्या किया कि जो यहाँ पर एयर पार्टिकल है, ठीक है, उनको वाइब्रेट किया, उससे एक फ्रिक्वेंसी बनी, उस फ्रिक्वेंसी से एक वेव बनी, क्योंकि वो लगातार हो रही है। अभी आपको कितना सहज लग रहा है ना कि मैं बोल रही हूँ, आपने सुन लिया, या कोई भी बोलता है आप सुन लेते, समझ लेते। फिर वो वेव किसमें, वो जो वेव बनी उसको हम क्या बोलेंगे? चूंकि वो साउंड से क्रिएट हुई है तो हम साउंड वेव बोलेंगे। अब वो साउंड वेव ट्रेवल करते हुए आपके कान के पास तक गई, फिर आपके ईयर ड्रम से वो पास होती हुई कहाँ तक गई? टिम्पैनिक तक गई। फिर टिम्पैनिक को उसने
हिट किया और टिम्पैनिक ने उस साउंड जो एनर्जी है या साउंड वेव है उसको इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट किया और उसको आपके ब्रेन में भेजा। अब ब्रेन में पर्टिकुलर एक पार्ट है जो सुनने से रिलेटेड चीजों को सॉल्व करता है। तो जब उस पार्ट में ये इलेक्ट्रिक या नर्व इम्पल्स गए तो उन्होंने क्या किया कि वो जो इम्पल्स थे उनको एक मीनिंग दिया। तब आप समझे कि मैंने क्या बोला है या किसी भी व्यक्ति ने क्या बोला और आपने जो सुना। तो जो हमको बहुत एक सहज प्रणाली लगती है उसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं। तो ये जो पित्त है हमारी बॉडी में जितने भी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं? पित्त के द्वारा। फिर आता है कफ। तो कफ है ये एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी है, मतलब ये वो ऊर्जा है जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारी स्थिरता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो कफ है ये किससे मिलके बना है? जल और पृथ्वी, वाटर और अर्थ। तो ये किस किस से होगा रिस्पॉन्सिबल? हमारे बोन, हमारे मसल्स, हमारे ज्वाइंट के अंदर जो एक लुब्रिकेशंस है जिससे हमारी बॉडी के मूवमेंट होते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? कफ होगा। तो अब देखिए ये जो चिकित्सा है ये कितनी इजी हो गई ना। हमने देखा कि बीमारी किस टाइप की एनर्जी से क्रिएट हो रही है। वो एनर्जी हमारी बॉडी के मूवमेंट कर रही है या हमारी बॉडी का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी है। और उससे रिलेटेड तत्व देखा क्या है और उस तत्व को बैलेंस कर दिया। इजी हुआ ना। अभी बहुत कंफ्यूजन होता था कहाँ बात है, कहाँ पित्त है, किसको क्या बोले। अब सीधा आप खुद डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना? सिर्फ ये याद रखना है कि वात किस तरह की एनर्जी के साथ फंक्शन करता है, कफ किस तरह की एनर्जी के साथ फंक्शन करता है, पित्त किस तरह की एनर्जी के साथ फंक्शन करता है, और ये जो इनका नींव है, इनका बेस है, वो कौन सा तत्व है, किन तत्वों से मिलके बने हैं। आप मुद्राओं से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप आसन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप मेडिटेशन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप कुछ फूड मटेरियल चेंज करके कर सकते हैं कि जैसे यदि सपोज आपको लगता है कि कफ की कमी हो रही है तो आप कुछ उस टाइप के मटेरियल दे सकते हैं कि जो लुब्रिकेशंस को बढ़ाएं, है ना। तो इस तरह से ये त्रिदोष काम करते हैं और इनका ट्रीटमेंट योग थेरेपी से बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। अब ये हेल्थ से कैसे रिलेटेड है? तो ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथी में कि ये आपने बताया उसमें से एक चीज में आप प्लीज नोट कर लें, बीच में डिस्टर्ब ना करें, आप क्वेश्चन नोट कर लें, है ना, हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये जो तीनों दोष हैं तो ये सभी पैथी में बताए जाते हैं कि इनका संतुलन ही व्यक्ति के स्वास्थ्य का आधार है। अब ये असंतुलित होते क्यों हैं फिर? क्योंकि ह्यूमन की जो नेचुरल प्रवृत्ति है, जो प्रकृति का अवस्था है, वो क्या है? स्वस्थ रहना। ठीक है, अब आपको आश्चर्य लगेगा, हम अपनी लाइफ स्टाइल को, हम अपनी थॉट प्रोसेस को, हम अपने फूड प्रोसेस को बहुत बदल बदल के, मतलब बहुत मेहनत करके अपने आप को बीमार करते हैं। लेकिन ये शब्द सुन के शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। देखो, हम बहुत मेहनत करके अपने बॉडी को मिसअलाइंड करते हैं, है ना, कि जो शोल्डर 180 पे होना चाहिए वो 175 पे आ गए। हम बहुत उटपटांग खाना खा के और सब करके अपने डाइजेशन सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसी चीजें लेके हम अपने मेंटल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। और जब मेंटल गड़बड़ होता है तो फिजिकल भी गड़बड़ होता है। और जब लंबे समय तक ये चीजें चली आती हैं तो वो एक स्थायी बीमारी बन जाती है। तो हमेशा किसी भी ह्यूमन की हेल्दी रहना एक नेचुरल स्टेट है और उसको वो बहुत मुश्किल से बिगाड़ के अपने आप को अस्वस्थ करता है। ठीक है, और फिर इंडिविजुअल ब्लूप्रिंट, मतलब ये जो दोष है ये कॉमन स्केल इसमें सबके लिए नहीं काम करेगा। क्योंकि जब भी हम थेरेपी में जाते हैं तो मैं हमेशा हर समय कहती हूँ, आप कोई भी तरह की पैथी लीजिए,
थेरेपी। हर बॉडी, हर माइंड डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। आप किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सभी के लिए एक सेम स्केल कभी नहीं हो सकता है कि एक सेम टाइप ऑफ स्केल से आप सभी को ट्रीट कर दें, वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, फिर अब ये इनको हम कैसे संतुलित बना सकते हैं? अब ये जो त्रिदोष हैं, इनको यहाँ त्रिगुण से भी जोड़ा है। देखिए, यदि वात है मतलब आकाश, आकाश का जो त्रिगुण है वो उसमें क्या है, सत्व आकाश का है। वायु का रज है, क्योंकि वायु चंचल होती, क्रियाशील होती। हमने जब ये पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो रज होता है वो एक्टिव होता है, मूवमेंट वाला। और अग्नि है, उसमें दोनों चीजें होती हैं, सत्व भी और रज भी। जल है, इसमें सत्व और तम होता है, और पृथ्वी में तम होता है। तो इस तरह से ये जो पंच महाभूत हैं, ये त्रिगुणों से भी जुड़े हुए हैं। अब ये जो पंच महाभूत ही चूंकि त्रिदोष को जन्म दे रहे हैं, अब जैसे वात किसी में जन्म हुआ, मतलब उसमें सत्व गुण और रजगुण जो हैं वो या तो बहुत बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, तो उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बढ़ गए और कम हो गए से मतलब क्या है, सत्व गुण तो हमेशा अच्छा ही रहता है, बुरा होता है क्या बताइए? सत्व गुण कैसे बुरा हो सकता है वो? विधि जी बता रही, बताइए विधि जी। मैम अच्छी चीज भी बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस हो जाए तो बुरी ही होती है, चाहे जैसे मीट है तो अच्छी चीज भी बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दें तो वो भी बुरी साबित होती है। सही बात, सही बोल रहे हैं आप, है ना? तो देखिए, सत्व गुण कब बुराई की तरफ, नेगेटिव तरफ चला जाता है? जैसे आप देखिए कि ये आप बहुत सारी कास्ट में ऐसे देखिएगा कि वो बोलेंगे कि हमको तो 1 घंटे का समय पूजा करने में ही निकल जाता है। ठीक है, अब बोले 1 घंटा क्यों निकलता है? तो बोले इतनी सारी मूर्तियां हैं, सबको नहलाना, सबके वस्त्र पहनाना, तो काफी टाइम लगता है। तो जब हम बोलते भाई एक का ही कर लो, नहीं नहीं, मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी इतना करती थी और वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ तो परंपरा चली आ रही है। तो आप भाव के कारण नहीं कर रहे हैं पूजा, आप डर से कर रहे हैं कि अगर हमने वो नहीं की तो हमारा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो ये जो पूजा है ये कहाँ नेगेटिव साइड चली गई। ठीक है, क्योंकि सही पूजा क्या होती है, जो निर्दोष तरीके से की जाए, कि जिसमें ना कुछ फल पाने की इच्छा हो और ना कामना हो। या दूसरा एक एग्जाम्पल लें कि नहीं हमको तो सुबह से करना है, अब घर में मान लीजिए कोई एक बीमार व्यक्ति है जिसको उसी समय पर मेडिसिन लेनी रहती है, तो उसको ब्रेकफास्ट कराना जरूरी है, लेकिन हम उसको स्किप कर देते हैं। वो कुछ भी बिस्किट खा के या कुछ भी एक ऑप्शन, या मान लीजिए एक दिन पहले का बना हुआ कुछ खा के अपना करके, क्योंकि उसको तो मेडिसिन लेना, वो तो लेगा। तो यहाँ पर ये जो पूजा है ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि हमेशा हर धर्म ये कहता है कि सबसे पहले अपने कर्म पर ध्यान दो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, पहले आप उस पर ध्यान दो। यदि आप अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से करते हैं तो वो भी पूजा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि सत्व गुण को भी हम एक बैलेंस बना के रखें, उसका भी एडिक्शन ना हो जाए हमें। ठीक है, फिर रज और तम का तो आपको मालूम है कि वो किस तरह से बीमार करते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? फिर अब इनका संतुलन कैसे बना के रखें? एक तो हम फूड से बना के रख सकते हैं कि हर फूड का अपना एक गुण होता है ये त्रिदोषों में, तो हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उन फूड्स को कंज्यूम करें जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये आवश्यकता है। लाइफ स्टाइल हम वैसे लें, जैसे अगर अग्नि तत्व की कमी है तो हम सुबह से धूप में बैठे, हम सूखी हुई चीजें ज्यादा खाएं जिसमें अग्नि तत्व रहता है। तो इस तरह से हम अपने खान पान
और अपनी डेली रूटीन को चेंज करके हम इन तत्वों की, इन दोषों की पूर्ति कर सकते हैं। अब ये जो अभी हमने पढ़ा था ये वही है एक्चुअली। सत्व जो है वो जब सत्व गुण प्रभावित होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो त्रिदोष हैं वो बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि व्यक्ति जब बहुत अध्यात्म की तरफ जाता है, उसका कॉन्शियस लेवल हाई होता है, तो उसकी फिजिकल स्टेटस वैसे ही अच्छा होने लगता है। रजस गुण जब होता है तब ऐसा मानते हैं कि उसमें वात और पित्त प्रबल है, तभी वो बहुत अधिक एक्टिव है। और जब तमस होता है तो उसका कफ जो है वो इम्बैलेंस है। तो इस तरह से ये कोई सा व्यक्ति किस गुण प्रधानता को लिए है उससे भी हम ये देख सकते हैं कि उसमें कौन सा त्रिदोष जो है वो एक्टिव है या इम्बैलेंस है। अब ये वात अभी हम पढ़ चुके हैं कि स्पेस और एयर को मिलके बनता है ना। अब वात जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, दोष सब एनर्जी को ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी किससे बनती है? वायु और आकाश से बनी होती है। और जितनी भी हमने अभी पढ़ा कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशंस वाली ह्यूमन बॉडी में चीजें होती हैं, जैसे ब्रीद करना और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह जाना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का पूरा सर्कुलेट होना, फिर उसके बाद में माइंड में यदि हम जाए तो थॉट प्रोसेस का चलना, तो ये सारी चीजें वात पे डिपेंड करती हैं। और इसके असंतुलन से क्या क्या होता है? इसके जो असंतुलन होता है तो एंजाइटी, ड्राई स्किन, इंसोमिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये चीजें मेन देखी जाती हैं। और इसको संतुलित रखने के लिए क्या सलाह दी जाती है कि ताजा गर्म भोजन करें और जमीनी और ठंडे सूखे जो होते हैं उनसे परहेज करने की, जो चीज ठंडी तासीर का भोजन होता है उसे ना करने की सलाह दी जाती है। अब जो वात है इसकी संरचना कैसे होती है कि ये वायु और आकाश से मिलके बना हुआ है। ये किस किस चीज के मूवमेंट को कंट्रोल करता है या किस किस पर नियंत्रण रखता है या उसे रेगुलेट करता है। तो ब्रीदिंग पर, हार्ट बीट पर, बॉडी मोशन पर, नर्वस सिस्टम पर और जितने भी बॉडी मूवमेंट्स हैं उस पर। अब ये किन क्वालिटीज से एसोसिएट होता है? लाइट, ड्राई, कोल्ड एंड मोबाइल। तो ये जितनी भी इन गुणों से ये संबंध होता है। और इसकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत स्पीडी, मतलब उनमें बहुत गति होता है, उत्साह होता है और वो बहुत जल्दी सोचते हैं। तो ये उनके गुणों की क्वालिटीज उनमें पाई जाती हैं। अब ये इसमें जब असंतुलित होता है वात, तो क्या क्या लक्षण होते हैं? जो अगर फिजिकल लेवल पे हम देखें तो स्किन ड्राई हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कोल्ड फील होगा, हमेशा रेस्टलेसनेस फील होगी और सोने में दिक्कत होगी। इंसोमिया की प्रॉब्लम भी इसी के कारण होती है। और जब मेंटल लेवल पे यदि हम देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? एंजाइटी अधिक होगी और स्केटर्ड थॉट्स होंगे, मतलब बहुत बिखरे हुए विचार होंगे कि एक मिनट में ये सोचने लगना, दूसरे सेकंड कुछ और सोचना, तीसरे सेकंड कुछ। फोकस्ड जो थॉट्स होते हैं वो नहीं होंगे और बहुत जल्दी डिप्रेशन आएगा। हमेशा अगर कोई भी टास्क मिला तो अंदर से घबराहट होने लगेगी कि हम तो नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके कारण ही जो एक स्टेज फोबिया होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका कारण भी यही होता है कि वो सारी 100% प्रिपरेशन कर लिए, सब किया, लेकिन जैसे ही डाइस पे गए तो ऐसा लगा कि हम तो बोल ही नहीं पाएंगे या शब्द ही नहीं निकलते कई बार, या कई बार लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि जो तैयारी की थी वो सारी पूरी ब्लैंक हो गई कि हम तो अब कोई एक शब्द भी याद नहीं आ रहा। तो ये सारी वात दोष होते हैं। अब इस बात को संतुलित कैसे करें? तो इसके लिए गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन खाएं, सूप, पकी हुई सब्जियां, घी खाएं। फिर बहुत जो ठंडी चीजें होती हैं, बहुत हल्के खाद्य पदार्थ जैसे सलाद, क्रैकर्स, इनको ना खाएं।
इनको खाने से बचें। और लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे बॉडी को रेस्ट भी मिले और कुछ एक्टिव भी रहे। और इसके अलावा बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं जिससे इन पंच तत्वों को या त्रिदोष को या गुणों को, इन सबको बैलेंस किया जाता है। और कुछ ऐसे एनर्जी कंट्रोल वाली एक्सरसाइज भी होती हैं कि जिससे हम उन एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम करके वात का जो वात तत्व दोष है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और जब संतुलित वात हो जाएगा तो उससे क्या लाभ होंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी हो चाहे लिम्फ सर्कुलेटरी हो। डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, हर चीज की क्लियरिटी और फोकस रहेगा। कि मान लीजिए आप एक बुक भी पढ़ने बैठे तो आप फोकस के साथ उसके 10, 15, 20 पेजेस पढ़ पाएंगे। ये नहीं होगा कि 2 पेज पढ़े और आप डिस्टर्ब होने लगेंगे कि आप ये काम कर लेते हैं, रख लेते हैं। और फिर उसके बाद में एक आपका पूरी बॉडी एक फोकस, स्थिर और एक रिलैक्स्ड पोजीशन में रहती है जब ये संतुलित रहता है। अनईजी नहीं फील होता अंदर से। कई बार बोलते हैं ना कि अनईजी, उनको बोला थोड़ी देर सो जाओ तो उनको लगा नहीं अब तो मैं उठ के ये कर लूं, और जब करने लगे तो उनको बोलेंगे अरे मैं तो बहुत थका फील हो रहा हूँ, थोड़ी देर सोना है। वो दुविधा वाली जो कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन है वो नहीं रहती है। फिर हम पित्त पे आते हैं। तो पित्त जो तीनों दोषों में से एक है, और ये कौन से 2 तत्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फायर और वाटर। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। तो ये जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्शंस हैं बॉडी के अंदर, जैसे डाइजेशन है, जहां भी चीजें एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं वहां पर ये काम करता है। और जब ये असंतुलित होता है तो स्वेलिंग, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन या स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसको संतुलित करने के लिए आहार में बदलाव करना होता है। उसमें कौन कौन से, जैसे ठंडे कड़वे खाद्य पदार्थ, मसालेदार, तले हुए या प्रोसेस्ड जो फूड होता है उनको अवॉइड करना होता है। तो जब संतुलित पित्त दोष रहेगा तो संतुलित पित्त दोष के क्या सिम्टम्स रहेंगे कि एक शार्प इंटेलिजेंस रहेगा, उसका डिसीजनिंग पावर बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फ्लिक्शन उसमें नहीं रहेगा, डाइजेशन उसका बहुत अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा रहेगा, फिर वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा, विल पावर स्ट्रांग रहेगा, उसके माइंड में क्लियरिटी रहेगी और उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटी रहेगी। इसके अलावा जो एथलेटिक्स बिल्डअप, मतलब उनमें एक पसीना आने की टेंडेंसी रहेगी। आप लोग ने देखा होगा कई लोगों को पसीना ही नहीं आता है, कितना भी वो कर लें, तो एक वो एथलेटिक शरीर और पसीना आने की प्रवृत्ति उनमें बनी रहेगी। अब जब ये असंतुलित होगा तब क्या क्या होंगे? स्वेलिंग होगी, अगर हम फिजिकल लेवल पर देखें तो इन्फ्लेमेशन होगा, एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न होगा, डायरिया, स्किन रशेस एंड एक्सेसिव बॉडी हीट। बॉडी बहुत गर्म होगी। ये अक्सर जब मेनोपॉज होता है तो उस समय एक जो हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है वो अक्सर इसी दोष के कारण होती है। और अगर मेंटल और इमोशनल लेवल पर हम देखें कि जब ये असंतुलित है तो इरिटेबिलिटी रहेगी, एंगर इश्यूज रहेंगे, इम्पेशंस रहेगा, और बहुत अधिक उसमें एक शार्प क्रिटिसिज्म। कई लोग होता ना कि हमसे बोले बस और वो उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट देखना शुरू कर देते हैं, उसका पॉजिटिव देखते नहीं। तो वहां पर उसका दोष नहीं है, उसके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है, असंतुलित है, उसका दोष है। और लाइट जो है उसके लिए बहुत सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और आंखें जो हैं वो थोड़ी सी रेड हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें इसके सिम्टम हैं। अब इसके बाद इसको संतुलित कैसे करें? अगर पित्त दोष है तो ठंडे और हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ जैसे मीठे फल, खीरा, नारियल पानी, ये सारी चीजें खाएं।
अब बहुत तीखे, खट्टे, नमकीन या बहुत अधिक मसालादार हो, डीप फ्राई हो या प्रोसेस्ड फूड हो, उन सब से बहुत अधिक कैफीन हो, उन सब चीजों की जो खाने से बचें। फिर वही डेली रूटीन आपकी बहुत अच्छी, आपको उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि जैसे एक पित्त को बैलेंस करने वाले की होती है। और कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि शरीर को ठंडा रखते हैं, क्योंकि पित्त में अग्नि तत्व बढ़ता है, तो अग्नि तत्व मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फिर आते हैं हम कफ पर। कफ आपको मालूम है कि पृथ्वी और जल, इन दो चीजों से मिलके बना है, और ये जो पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है और स्टेबिलिटी देता है। तो इसमें जब वो संतुलित रहता है तो उसमें धैर्य, स्थिरता, ये सारे गुण उस व्यक्ति में रहते हैं। और लेकिन जब ये असंतुलित होता है तो बहुत अधिक वजन बढ़ना, बहुत अधिक लेजीनेस लगना और इमोशनल जैसे बहुत अधिक ट्रामा में रहना, ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती हैं। और उस व्यक्ति को नियमित व्यायाम और ऐसा खाना जो भारी, तेली, ठंडे या मीठे ना हो, वो चीजें बदलने पड़ेंगे। अब इसकी विशेषताएं क्या रहती हैं? जब ये संतुलित रहता है कफ तत्व, तब क्या होगा? स्ट्रेंथ होगी, पेशेंस होगा, कंपैशन होगा, किसी दूसरे को देख के, दूसरे का दुख देख के वो खुद भी दुखी होगा, उसके मन में करुणा रहेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, और वो बहुत ही एक, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो एक शांत रूप से और उसमें डिसीजन ले सकेगा, बहुत उद्वेलित नहीं होगा कि कोई भी परिस्थिति उसको बहुत जल्दी प्रभावित कर दे। और उसमें बहुत अच्छी सहन शक्ति होगी, उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी, उसकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, और उसका पूरा फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत गुड और अच्छी पोजीशन में होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी देता है। फिर जब इसका बैलेंस नहीं है तब क्या होगा कि बहुत अधिक लेथार्जिक होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत सुस्ती आ रही है और हमेशा सोते रहो, कुछ काम ना करो। फिर उसके बाद में वेट गेन करने लगेगा, एक्सेसिव फेट उसको हो जाएगा, इमोशनल डलनेस लगेगी, उसके अलावा उसको ऐसा लगेगा हर चीज से अलग हो जाओ, कोई भी चीज, कुछ भी नहीं करो, कोई काम करने की इच्छा ना होना जिसे कहते हैं, या एपैथी मतलब एक उदासीन हो जाएगा हर चीज के लिए। उसके बाद उसको नौशिया, एक्सेस, सलाइवेशन या लॉस ऑफ एपेटाइट्स, ये भूख न लगना, ये सारी चीजें उसको सिम्टम के रूप में दिखाई देंगी। अब इनको संतुलित कैसे करें? तो सबसे पहले तो डाइट पे ही 100% देखना पड़ेगा। तो डाइट में क्या करना है कि जितने भी बहुत हैवी फूड हैं, ऑयली फूड हैं, बहुत ठंडे हैं या बहुत अधिक स्वीट हैं, उनको हमको लिमिट में करना पड़ेगा। फिर बहुत अधिक मात्रा में दूध या उससे बनी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि दूध हमेशा कफ को बढ़ाने वाला रहता है। और बहुत अधिक शुगर है, बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड है, उन सब से भी बचना चाहिए। और जो फोकस किस पे करना चाहिए कि जो लाइट फूड है, जो सूखे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, और तीखे, कड़वे पर ध्यान, पदार्थों पर ध्यान, कसैले स्वाद, ये जो स्वाद होते हैं, इन से जो टेस्ट, जिन खानों में ये टेस्ट होता है, उस पर उन्हें ज्यादा लेना चाहिए। अब इसमें जीवन शैली, लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए कि वही है नियमित व्यायाम करना, और कार्डियो जो होता है वो अधिक करना, फिर वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना जिससे वेट गेन ना हो, क्योंकि इसमें वेट गेन करना एक प्रमुख विशेषता होती है। फिर पैदल चलना, बहुत सारा साइकिल चलाना, या किसी भी तरह की कोई कार्डियो एक्सरसाइज करना, योगा करना, और कोशिश करना कि बहुत मतलब सक्रिय रहने के लिए गतिविधियों को शामिल करें, और ऐसी चीज से बचें कि जिसमें हमारा मूवमेंट नहीं होता है। अगर आपका कोई वर्क स्टाइल ऐसा है उस व्यक्ति का कि उसमें मूवमेंट नहीं होता, तो उसमें मूवमेंट्स जोड़ें जिससे कि वो एक्टिव हो जाए। इसके अलावा माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस होती है कि ध्यान और सचेतन भोजन का अभ्यास करें, अच्छी नींद लें, और
अपने व्यवहार को, अपने टाइम को बैलेंस करें और स्पेंड करें, चाहे खुद के साथ करें या बहुत अच्छे अपने कोई दोस्तों के साथ। तो इस तरह से ये त्रिदोष जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम पंचकोश पर आएंगे। पंचकोश अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अभी आपको अब जो क्वेश्चन पूछने थे आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस कर लें अपने। हाँ, बस यही क्लैरिफिकेशन, मतलब शायद मुझे लगा कि हाँ मैंने गलत सुना हो कि आयुर्वेदा में आपने बोला था कि वो 3 दोषों के माध्यम से क्योर करते हैं, और योगा में हम 5 तत्वों के माध्यम से उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, राइट? जी यही आपने बोला था ना? जी। आयुर्वेद भी पंच तत्व को मानता है ना। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद पंच तत्व को नहीं मानता, लेकिन क्या होता ना कि वो पहले ये देखता है कि त्रिदोषों में से कौन सा दोष स्ट्रांग हो रहा है या कौन सा कम हो रहा है, वो उसको बैलेंस करता। और योग क्या करता है कि वो दोष जिस तत्व पर बेस है उस तत्व को बैलेंस करता। डॉली जी। मैम मैंने है ना 5 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करी थी, तो मतलब मुझे आगे से नहीं थोड़ा सा, और मेरी स्लाइड्स मिस हो गई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे आपको, है ना, क्योंकि अब लेट मैम ज्वाइन करने में। नहीं नहीं नहीं, बाकी मैंने सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं, शायद 2 या 3 फोटोज रहेंगी। आप ग्रुप में बात कर लीजिएगा, जिसके पास भी होंगी तो वो आपको भेज देगा। यस मैम। इसीलिए बोलते कि टाइम से ज्वाइन करिए, क्योंकि फिर रुकना थोड़ा मैं मुश्किल होता है। वो भी रह गई, मेरे को भी कोई प्लीज सेंड कर देना। जिसने भी लिया हो पिक तो वो स्टार्टिंग की कर दीजिएगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है मैम, मैम। कल जब हम चालू करेंगे ना तो बस मेरी एक पिटाई छूट गई थी क्योंकि मेरे पास फोन आ गया था बच्चे की स्कूल से, वो गिर गया है, तो आ, पहले उसको उसको हॉस्पिटल देखो लेके भाई। जा रही है। मैं ठीक थोड़ा है, सा, वो मेरी एक छूट गई है तो वो मैं कल आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, तो आप एक बार ही दिखा दीजिएगा, मैं ले लूंगी। शुरू की मैं 2-3 आपको दोबारा डिस्प्ले कर दूंगी, जो जो जिसकी है तो कल आप ले लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक एक पित्त की बस छूटी है, वो आप उस समय कोई एक्सप्लेन बात नहीं, कीजिए। बता दीजिएगा, हम कर देंगे, कोई दिक्कत मैं सेंड कर दूंगी, बाकी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं तो अपने ग्रुप पे। यस। नहीं। तो आपने जो नहीं लिए होंगे ना स्टार्टिंग के, वो आप बता दीजिएगा, तो कल मैं फिर से उसको प्रेजेंट कर दूंगी, तो आप लोग ले लीजिए। ठीक है। आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।